बाई तियान तियान ने झट से खड़े होकर उसे रोकते हुए बोली, हाथ मत उठाना। शियाओ चुशैंग भी भागकर वहां आ गया और एक झटके में उसने जी बोक्सियाओ का हाथ वहां से हटा दिया, वरना मैं अभी टीचर को बता दूंगी। बाई तियान तियान ने वार्निंग दी, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक मैंने एक बार भी अपना सिर उठाकर उसे नहीं देखा, और ठीक मेरी ही तरह शैन युए ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से जी बोक्सियाओ बुरी तरह से फंस गया और शर्म से पानी पानी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी ताकत से मुक्का तो मारा, पर किसी रुई के तकिए पर। ठीक उसी वक्त शियाओ चुशैंग ने मुंह खोला, अगर तुझे सच में इतनी ही खुजली है तो ठीक से सिविलाइज तरीके से पीके कर लेना, आर्म रेसलिंग कर ले। आर्म रेसलिंग? जी बोक्सियाओ ने अपनी भवें ऊपर की और मेरे हाथों को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। शायद उसे लग रहा था कि मैं बस गेम खेलने वाला एक मोटा ताजा नर्ड हूं जो उसके आगे कहीं नहीं टिकेगा। उसने तुरंत मेरे सामने अकड़ते हुए ललकारा, मैं तो किसी भी चीज के लिए तैयार हूं, तुझमें हिम्मत है क्या? आखिरकार मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। मेरी चेस्ट धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने घूमकर उसकी तरफ देखा और बिल्कुल ठंडे दिमाग से बोला, आर्म रेसलिंग हो या मारपीट, कुछ भी चलेगा, बस तू आगे से मुझे परेशान करने मत आना। डिसाइड तू ही कर ले कि तुझे क्या करना है। अब्बे ओए! वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका खून सीधा दिमाग तक पहुंच गया। मेरी इस बात से उसको साफ समझ आ गया था कि मैंने उसे अपने जूती के बराबर भी नहीं समझा। ठीक है, आर्म रेसलिंग होगी। अगर मैं हारा तो दोबारा तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। तो अगर मैं जीत गया तो क्या? शैन युए ने अचानक सिर उठाकर पूछा। तो फिर तू मुझे भी दोबारा तंग नहीं करेगा ना? ये बात सुनते ही जी बोक्सियाओ का चेहरा किसी जले हुए बैंगन जैसा हो गया। उसने अपने दांत पीसे और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, अगर मैं हारा तो तुम दोनों को तंग नहीं करूंगा। मैंने एक हल्की सी हंसी हंसी और उसको घूर कर देखा। तू खुद पंगे लेने आया था और उसके बाद भी तू डिमांड कर रहा है? तेरा दिमाग चल रहा है या नहीं? ये सुनते ही वहां आसपास खड़े बच्चे ठहाके मारकर हंसने लगे। जी बोक्सियाओ का चेहरा शर्म से पीला पड़ गया। वो गुस्से के मारे कांपने लगा और ठीक मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठकर अपना हाथ आगे कर दिया। क्लास के सारे बच्चे हमें देखने के लिए गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। कुछ तो शर्तें लगाने में लगे थे। मैंने जी बोक्सियाओ को देखा और अपना मुंह खोला। तू दोनों हाथों का यूज कर सकता है? हाँ। वो एक सेकंड में आग बगोला हो गया। उसको लगा कि मैं उसकी बुरी तरह से इंसल्ट कर रहा हूँ। बस बहुत हो गई बकवास, सिर्फ राइट हैंड यूज करेंगे, जल्दी कर। हम दोनों के हाथ एक साथ लॉक हुए। शियाओ चुशैंग ने जोर से चिल्लाया, रेडी स्टार्ट। जी बोक्सियाओ ने शुरू होते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी। जोर लगाने के कारण उसका चेहरा पूरा लाल हो गया, पर मेरा हाथ अपनी जगह से रति भर भी नहीं हिला। कुछ सेकंड बाद ही उसे रियलाइज हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, पर मेरा हाथ उसके सामने किसी चट्टान जैसा था। जब मुझे लगा कि वो अब थक चुका है, तब जाके मैंने धीरे धीरे अपना फोर्स लगाना शुरू किया। जी बोक्सियाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गया था कि वो अब हारने वाला है। अगले ही सेकंड उसने बिना सोचे समझे रिफ्लेक्स में अपना दूसरा हाथ भी आगे कर दिया। अपने दोनों हाथों का यूज करने लगा वो। आसपास खड़े सारे बच्चे एक साथ जोर जोर से बू करते हुए उस पे हंसने लगे, लेकिन मुझे रति भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने दोनों हाथों का यूज कर ही लिया था। तो मुझे अब खुद को रोकने की जरूरत नहीं थी। मैंने पूरी ताकत से फोर्स लगाया। हाँ, बस एक झटके में वो खेल खत्म। मैंने उसका हाथ टेबल पर बुरी तरह दबाकर पटक दिया। फेंग युआन जीत गया। शियाओ चुशैंग ने जी बोक्सियाओ का कंधा थपथपाया और उसे एक बहुत ही इंसल्ट भरी नजर से देखा। वहां खड़े सभी लोग हूटिंग कर रहे थे। सब वहां से हटने लगे। जी बोक्सियाओ वही का वही सुन्न पड़ गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाकर दोनों हाथों का यूज करके चीटिंग करके भी वो इस बुरी तरह हारेगा। उसकी इज्जत पूरी तरह नीलाम हो चुकी थी और कैरेक्टर का एंड। मैंने अपना हाथ हिलाया। बाय बाय, जाकर और कैंडी खा लेना थोड़ी। उसने आखिरी बार सिर उठाकर शैन युए की तरफ देखा, पर उसने नोटिस किया कि उसने एक बार भी सिर उठाकर उसे नहीं देखा, जैसे उसे पहले से ही ये रिजल्ट पता था। उसका दिल पूरी तरह से टूटकर मिट्टी हो चुका था। मैंने अपनी कलाई हिलाकर रिलैक्स किया। शैन युए ने तुरंत एक वेट टिश्यू पेपर मुझे पकड़ा दिया। ये लो, हाथ साफ कर लो। इस पूरे किस्से ने जी बोक्सियाओ को पूरी क्लास का जोक बना दिया था। अब दोबारा किसी ने भी मेरे और शैन युए के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। ठीक उसी वक्त स्कूल के कॉरिडोर में काओ शियाओक्सुए ने पूरे डर भरे एक्सप्रेशन के साथ बाई तियान तियान और युन वान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि फेंग युआन की फिजिकल पावर इतनी तगड़ी होगी। वो तो नॉर्मली इतना मूवमेंट भी नहीं करता। युन वान ने गुस्से से अपना मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, जब दिमाग ही ठीक से नहीं चलता तो ये पावर भी वैसी ही है। पर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में अभी भी बस वही सीन घूम रहा था जब मैं और शैन युए एक साथ बात कर रहे थे। वो पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी और जानना चाहती थी कि आखिर हमारा कनेक्शन क्या है, पर उसकी खुद की अकड़ और औकात उसे मेरे पास आकर पूछने से रोक रही थी।
काओ शियाओक सुए ने बड़ी ही शैतानी भरी हंसी के साथ बाई तियान तियान से पूछा, अरे तियान तियान, तुम्हें सच में क्या लगता है फेंग युआन कैसा लड़का है? तुम्हें नहीं लगता कि वो युन वान के लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा? युन वान ने नाटक करते हुए हल्के से उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। ओहो, तुम भी क्या फालतू की बातें कर रही हो? पर किसने सोचा था कि बाई तियान तियान एकदम सीरियसली हाँ में अपना सिर हिलाएगी। मुझे लगता है वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है। पर अचानक उसे कल रात के उन चैट रिकॉर्ड्स की याद आ गई और उसकी आवाज एक झटके में बदल गई। उसने अपना सिर घुमा लिया। लेकिन युन वान के साथ मुझे नहीं लगता कि वो ठीक मैच होगा। युन वान ने अपने हाथ फैलाए और काओ शियाओक सुए को देखते हुए बोली, देखा ना, मैंने कहा था ना, हम ठीक नहीं लगेंगे। बाई तियान तियान ने अंदर ही अंदर अपने मन में आगे कहा, सॉरी वान वान, पर सच तो ये है कि जो सच्चाई उसने दिखाई थी तुम उसके लायक नहीं हो। काओ शियाओक सुए ने हाँ में अपना सिर हिलाया। हाँ हाँ ठीक बोला, ठीक मैच नहीं होता। तुम्हारे लिए तो शियाओ चुशेंग जैसा स्मार्ट और कूल लड़का होना चाहिए। शियाओ चुशेंग, बकवास मत करो। सब जानते हैं कि उसे तो तियान तियान पसंद है, तो डेफिनेटली वो तियान तियान का ही होना चाहिए। क्या बोलती हो? युन वान ने हंसते हुए मजाक में अपना कंधा बाई तियान तियान से भिरा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे काओ शियाओक सुए ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। पर बाई तियान तियान ने इस सब पर बस शांति से अपना सिर ना में हिलाया। नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। युन वान और काओ शियाओक सुए दोनों एक सेकंड के लिए हैरान रह गए। पर क्यों? वो कितना लंबा और स्मार्ट है, पढ़ाई में भी कितना बढ़िया है, उसमें क्या कमी है? वो बहुत अच्छा है, बस वो मेरा टाइप नहीं है। तो तुम्हारा टाइप कैसा है? बाई तियान तियान थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो गई। उसने कुछ देर सोचा और फिर आखिरकार उसके होठ खुल गए। धीमी आवाज में बोली, बस जो एकदम डायरेक्ट हो, जिसके अपने खुद के फैसले हों, जो ख्याल रखना जानता हो, जिसमें सेल्फ कंट्रोल हो और जो थोड़ा मर्दाना और मैनली फील देता हो। कौन है वो? क्या हमारी क्लास में सच में कोई ऐसा लड़का है? काओ शियाओक सुए और युन वान ने एक दूसरे का चेहरा देखा। वो दोनों अपने दिमाग में क्लास के सारे लड़कों को छानने लगी ताकि देख सकें कि कोई इस टाइप से मैच खाता है या नहीं। पर ऊपर ऊपर से देखने पर क्लास में ऐसी क्वालिटी वाला कोई लड़का दिख ही नहीं रहा था। मेरा मतलब था कि मुझे ऐसी क्वालिटीज पसंद हैं। मैंने ये कब कहा कि कोई स्पेसिफिक इंसान है? बाई तियान तियान की आंखों में अचानक एक घबराहट आ गई और उसने जल्दी से बात घुमाने की कोशिश की। अरे यार प्लीज, थोड़े सपने तो बड़े देखो। ये भी भला कोई टाइप होता है? तुम्हारी कंडीशन इतनी अच्छी है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स और डिमांड्स और भी हाई होने चाहिए थे। उन दोनों की बातें सुनकर बाई तियान तियान ने उदासी से अपनी पलकें झुका ली और उसकी आंखों की गहराई में एक दर्द की झलक साफ दिख रही थी। कंडीशन? हाँ, मेरी हालत तो अभी सबसे बेकार होगी ना, उसने अपने आप से धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। उसके अंदर एक गहरा अकेलापन और दुख छा गया। अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकती थी ताकि आगे चलकर अपनी आने वाली लाइफ को थोड़ा ठीक कर सके। पर एक कमी ऐसी थी जो अब पूरी जिंदगी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। आगे चलकर ऐसी लड़की से शादी आखिर कौन करना चाहेगा? एक ऐसी लड़की जिसका कोई परिवार नहीं, जिससे प्यार करने वाला कोई नहीं, और अगर उसकी शादी हो भी गई तो उसको सपोर्ट करने वाला पीछे कोई घर वाला नहीं होगा। वो तो पक्का अपने ससुराल में सताई जाएगी। उसने तो अपने दिमाग में ये पूरी तैयारी कर ली कि उसे अब पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। सुबह का टाइम फटाफट निकल गया और दोपहर के लंच का ब्रेक आ गया। बाई तियान तियान तो सुबह से ही इस दोपहर के लंच का वेट कर रही थी। आखिरकार ये खाना मैंने उसे अपने हाथों से बनाकर जो दिया था, मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट कराओ ना। क्या ये तुम्हारी मॉम ने बनाया है? युन वान ने बाई तियान तियान के लंच बॉक्स की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ये मैंने खुद बनाया है। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ। युन वान ने चॉपस्टिक्स उठाई, एक छोटा सा टुकड़ा लिया और अपने मुंह में डालकर उसे धीरे धीरे चबाने लगी। कुछ ही पल बाद उसके चबाने की स्पीड अचानक स्लो हो गई और उसकी खूबसूरत भवें हल्के से सिकुड़ गईं। ये तुमने सच में खुद बनाया है? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस इसका टेस्ट थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, पर सच में बहुत मस्त बना है। तुम तो काफी अच्छी कुक हो। हाँ, ठीक ही है। बाई तियान तियान अंदर ही अंदर थोड़ा डरने लगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि युन वान को इसका टेस्ट जाना पहचाना लगेगा। क्या उसने पहले भी कभी तुम्हारे हाथ का बना खाना खाया था? पहले इन दोनों का कनेक्शन तो काफी अच्छा था ना, तो पक्का इसने मेरे हाथ का बना खाना कभी ना कभी तो खाया ही होगा। शुक्र है इसने पूरी तरह से इस टेस्ट को पहचाना नहीं। तो ये सच में तुमने बनाया है? युन वान वापस अपनी जगह पर बैठ गई। उसने अपने मुंह का खाना धीरे से निगल लिया। उसकी सांस हल्के से ऊपर नीचे हुई और फिर उसने घूमकर ठीक मेरी तरफ एक नजर देखी। मैं उस वक्त आराम से अपना खाना खा रहा था। ये देखकर वो ना चाहते हुए भी अपनी भवें सिकोड़ ली, जैसे कि उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा सवाल घूम रहा हो। कुछ तो अजीब है। बाई तियान तियान ने अपना पूरा लंच बॉक्स चट कर लिया, जाकर डब्बा साफ किया और वापस आकर उसने अपने फ्रूट्स भी खत्म किए और योगर्ट भी पी ली। आखिर में वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड और खुश होकर अपनी डेस्क पर लेट गई। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। पता नहीं क्यों उसे एकदम से ऐसी फीलिंग आई जैसे वो अपने बचपन में वापस चली गई हो। जब वो प्राइमरी स्कूल में थी तो वो रोज ऐसे ही अपना खाना लेकर जाती थी। उस वक्त
उसकी माँ रोज सुबह उसके लिए ऐसे ही ठीक इसी तरह लंच बॉक्स तैयार करती थी। बाइतियान तियान की आंखों में अचानक आंसू घूमने लगे और अगले ही पल वो आंसू उसकी आंखों से फिसलकर उसके गालों से होते हुए सीधा डेस्क पर जा गिरे। वो तुरंत झटके से सीधी बैठ गई और उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए ताकि क्लास में कोई उसे रोते हुए ना देख ले। गर्मियों की दोपहर बहुत ही घुटन भरी और गर्म होती है। क्लास के सारे बच्चे पूरे नींद में झूल रहे थे और लग रहा था बस उनकी आंख लगने ही वाली है। दोपहर का टाइम पूरा हुआ और हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड लगा। आजकल के टाइम पर स्पोर्ट्स क्लासेस बहुत ही रेयर हो चुकी थी। पूरे हफ्ते में बस एक ही क्लास मिलती थी। बाकी सारी क्लासेस ने तो अपना ये स्पोर्ट्स पीरियड भी कंप्लीटली कैंसिल ही कर दिया था, पर हमारी क्लास पूरे स्कूल की रैंक 1 क्लास थी और क्लास के कई बच्चे टॉप रैंकिंग्स में आते थे। इसीलिए हमारे हेड टीचर ने इस एक स्पोर्ट्स पीरियड को कैंसिल नहीं किया था। उन्होंने हम सबको ग्राउंड में जाकर आजादी से खेलने और थोड़ी बॉडी खोलने की परमिशन दे दी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरी क्लास के बच्चे हमारा ये फ्री टाइम देखकर हमसे बहुत जलते थे। क्लास के सारे बच्चे सीधा ग्राउंड में पहुंच गए और उन्होंने पागलों की तरह खेलना शुरू कर दिया। लड़के बास्केटबॉल उठाकर सीधा कोर्ट की तरफ भागे। उनके लिए ये दिन का सबसे मजेदार और खुशी से भरा टाइम था, पर मैं वहां एक ठंडी छांव वाली जगह पर अकेला बैठा हुआ था और अपने हाथ में किताब लिए उसे ध्यान से पढ़ रहा था। मेरा भी मन कर रहा था कि बाहर घूमूं और फ्रेश हवा को सांस में लूं, पर मुझे अपनी पढ़ाई के लिए हर एक सेकंड निचोड़ कर निकालना था। मेरा रिजल्ट पहले ही बहुत खराब था और अगर मुझे इन सब के लेवल पर आना था तो मुझे इन सब से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं अपने दिमाग में बस यही सोच रहा था। हे, वहां देखो, फैंग युआन वहां बैठकर पढ़ाई कर रहा है। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो पढ़ने का कोई नाटक कर रहा है। उसने सच में सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दिया है। काओ शियाओक्सुए ने मेरी उस छांव वाली जगह की तरफ इशारा करते हुए वहीं पर खड़ी यून वान और बाई तियान तियान से कहा। उसे कल ही महसूस हो गया था कि मैं थोड़ा बदला बदला सा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने खुद में अचानक कोई बहुत बड़ा स्विच ऑन कर दिया हो और आज देखो मैं सच में उन सब के सामने अपने पूरे हार्ड वर्क में लगा हुआ था। बाई तियान तियान ने हल्के से अपना सिर हाँ में हिलाया। सिर्फ वो अकेली थी जो जानती थी कि मैं आखिर कितनी ज्यादा तगड़ी मेहनत कर रहा था। घर जाने के बाद भी मैं लगातार पूरे फोकस से पढ़ाई में घुसा रहता था। वो मेरी आंखों में वो आग और जुनून साफ देख सकती थी, पर यून वान को इन सब बातों में रत्ती भर भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने बाई तियान तियान और काओ शियाओक्सुए दोनों का हाथ जोर से खींचते हुए कहा, अरे छोड़ो ये सब, चलो चलकर लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। बाई तियान तियान का उसके साथ वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर यून वान उसे जबरदस्ती वहां खींच ले गई। उन लड़कों का वो पसीने वाला बास्केटबॉल देखने के मुकाबले उसका सच्चा मन तो मेरे साथ वहां आराम से बैठकर पढ़ाई करने का हो रहा था। वो तीनों लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट के पास आ गईं और वहां खेल रहे लड़कों को देखने लगी। हालांकि बाई तियान तियान का इन सब में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था, पर वहां लड़कियों को खड़ा देकर सबसे ज्यादा असर जिस इंसान पर पड़ा वो था श्याओ चुशैंग। जैसे ही उसकी नजर कोर्ट के साइड में खड़ी बाई तियान तियान पर पड़ी, उसकी बॉडी में अचानक जैसे करंट दौड़ गया। वो एकदम हाइपर हो गया और बार बार चिल्लाकर दूसरे लड़कों से बॉल मांगने लगा। उसने तो शो ऑफ करने के लिए एक हाई फ्लाइंग डंक मारने की भी कोशिश की, पर किस्मत खराब वो बुरी तरह फेल हो गया। पर ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी इस गलती को अपनी गलती माना ही नहीं, बल्कि उसने दूसरे लड़कों को ताने मारने शुरू कर दिए कि उन्होंने ठीक से पास नहीं दिया था। बास्केटबॉल कोर्ट पर जोश और हाइप पूरा हाई चल रहा था, पर मेरी साइड एकदम शांति और सुकून था। जैसे ही मैंने अपनी बुक का अगला पेज पलटा, अचानक एक बास्केटबॉल उड़ती हुई आई और सीधा मेरे सीने पर आकर लगी। वो थोड़े से के लिए मेरी नाक पर लगने से बच गई। मैंने गुस्से से अपनी भवें सिकोड़ ली और अपना सर उठाकर आगे की तरफ देखा। मेरे ठीक सामने शैन यू खड़ी थी। उसने एक ढीली ढाली सी टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे एक स्पोर्ट्स शॉर्ट्स। उसकी लंबी और गोरी टांगे एकदम साफ दिख रही थी। उसके पैरों में स्पोर्ट्स शूज थे और उसके ऊपर सफेद रंग की हाई ट्यूब सॉक्स दिख रही थी। उसके पतले एंकल्स उन सॉक्स में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। मैंने वो बास्केटबॉल वापस उसकी तरफ फेंक दी। क्या चाहिए, थोड़ी देर खेलते हैं, देखते हैं कि तुम्हारी पावर पहले से कम हुई है या नहीं। शैन यू ने बॉल को 2 बार ड्रिबल किया। उसकी आंखों के किनारे हल्के से मुड़े जैसे कि वो मुस्कुरा रही हो। मैंने रैंडमली उन लड़कों की तरफ इशारा किया और बोला, जाकर उन लड़कों के साथ खेलो ना, उनके साथ खेलने में कोई मजा नहीं है, तुम्हें चैलेंज करने में ही असली मजा है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? बैंग! मैंने एक झटके में अपनी बुक बंद की, उसे साइड में रखा और खड़ा हो गया। कहीं बचपन की तरह हारने के बाद रोते हुए घर मत जाना, उसके लिए तुम्हें पहले मुझे हराना पड़ेगा। मैंने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जैकेट उतार दी और अब मैं सिर्फ हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट में था। मैं और शैन यू दोनों एक साथ
दूसरे बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ चल दिए। दूसरे कोर्ट पर जो लड़के पहले से बास्केटबॉल खेल रहे थे, अचानक एक लड़के की नजर उस तरफ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने बगल वाले लड़के को थपथपाया और धीमी आवाज में बोला, अरे अरे देख उधर, वो कौन है? उसकी टांगे कितनी गोरी है। कहाँ टांगे? किधर है भाई? कोर्ट पर खड़े बाकी लड़के तो जैसे पागल ही हो गए। वो चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढने लगे और जब उनकी नजर थोड़ी दूर खड़ी शैन यू पर पड़ी, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तो शैन यू है। भाई साहब, बवाल। वैसे तो मुझे लंबे बाल वाली लड़कियां पसंद है, पर इसको देखकर लगता है छोटे बाल भी चलेंगे। नहीं नहीं, छोटे बाल ज्यादा बेटर है। शैन यू सच में इतनी बवाल दिखती है। भाई, मुझे आज सच्चाई दिख गई। श्याओ चुशैंग ने जो बॉल थ्रो की थी, उसे कैच करने के लिए कोई आगे ही नहीं आया। बॉल ग्राउंड पर लुढ़कते हुए साइड में चली गई। ये देखकर वो एकदम सुन पड़ गया। उसने बाकी लड़कों की नजरों का पीछा किया और उस तरफ देखा। उसकी आंखें भी सदमे से बाहर आने को हो गई। वहां खड़ी वो तीनों लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज हो गईं कि आखिर सारे लड़कों ने खेलना छोड़कर एक ही डायरेक्शन में देखना क्यों शुरू कर दिया है। पर जब उन्होंने भी घूमकर उस तरफ देखा, उनकी हैरानी भी उन लड़कों से कुछ कम नहीं थी। फेंग युआन, जब बाई तियान तियान ने शैन यू के ठीक बगल में मुझे खड़े देखा, उसके दिल में एक तेज झटका लगा। उसे लग रहा था कि ये सब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पर एक हिसाब से समझ भी आ रहा था। और वहां यून वान, उसने गुस्से से अपनी भवें पूरी तरह सिकोड़ ली थी। उसे खुद नहीं पता था क्यों, पर उसके अंदर एक बहुत ही गंदी सी जलन हो रही थी, एकदम बेकार फीलिंग। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई बहुत ही कीमती चीज किसी ने छीन ली हो। उसने अपने होठों को दांतों तले चबाया। उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी और गुस्से वाली चमक थी। चलो चलकर देखते हैं वहां क्या चल रहा है। वहां थोड़ी भीड़ ज्यादा ही इकट्ठी नहीं हो गई? थोड़ी भीड़? अरे वहां तो पूरा मेला लग गया है। मैं और शैन्यू ने अभी प्रॉपरली खेलना शुरू भी नहीं किया था कि हमने देखा हमारे कोर्ट के चारों तरफ भीड़ जमा हो चुकी थी। जो लड़के पहले वहां बास्केटबॉल खेल रहे थे, वो सब अपना गेम छोड़कर हमारा मैच, या कह लो हमें देखने भागे चले आए थे। फेंग युआन की बॉडी इतनी मस्त है। काओ शाओशू और उन दोनों लड़कियों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर टिका हुआ था। मुझे इस वक्त सिर्फ एक हाफ स्लीव टी शर्ट में देकर, जिसमें मेरी मस्कुलर बॉडी साफ दिख रही थी, उनके होश उड़े हुए थे। मुझे नहीं पता था। यून वैन भी हैरानी से मुझे घूर रही थी। उसे इससे पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरी बॉडी इतनी सॉलिड और फिट है। क्या ये शुरू से ऐसा ही दिखता था? उसकी नॉर्मल सी स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर इतनी खतरनाक बॉडी छुपी थी। पर बाई टियन को पहले से ही पता था कि मेरी बॉडी कितनी फिट है। आखिरकार हर रात को जो सिल्क की नाइट सूट में पहनता था, उसमें मेरी बॉडी की लाइंस एकदम साफ दिखाई देती थी। अभी भी खेलना है? इतने सारे लोगों के घूरने की वजह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने शेन्यू की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कब से दूसरों के नजरिए की परवाह करने लगे? बात तो सही है, आजा फिर। मैंने हाँ में अपना सर हिलाया और चलकर शेन्यू के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। मैंने बॉल शेन्यू को पास की और डिफेंसिव स्टैंस में आ गया। शेन्यू ने अटैक शुरू किया। वो बॉल को ड्रिबल करते हुए ठीक मेरे सामने आ गई और मुझे ब्रेक करने का चांस ढूंढने लगी। वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और फास्ट थी। उसके मूव्स एकदम बिजली की तरह थे। उसने अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा झुकाया, अपनी बॉडी की ग्रेविटी और बैलेंस को नीचे किया, बॉल को अपने सीने और पेट के बीच में पकड़ा। अगले ही सेकंड उसने अपने लेफ्ट पैड के टोस से ग्राउंड पर जोर से पुश किया। उसकी बॉडी हल्के से राइट साइड टर्न हुई। उसने अपना लेफ्ट शोल्डर आगे की तरफ झुकाया, अपना पूरा बैलेंस राइट साइड आगे की तरफ शिफ्ट किया। उसका लेफ्ट पैर राइट साइड आगे की तरफ बढ़ा, बॉल को राइट साइड लिया और ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ी। उसने राइट पैर से ग्राउंड को पुश किया और एक झटके में मेरी साइड से तेजी से निकल गई और ठीक उसके बाद उसने एक शानदार जंप शॉट मारा। बास्केटबॉल एकदम परफेक्ट निशाने पर जाकर सीधा बास्केट के अंदर गिरी। बहुत प्यारा क्रॉसओवर। ये बॉल सच में कितनी खूबसूरत है। ओ मेरा मतलब, ये कितना परफेक्ट शॉट था। कोर्ट के बाहर खड़े सारे लड़कों के मुंह से हैरानी भरी आवाजें निकलने लगी। वो सब पागल होके शेन्यू के लिए तालियां बजाने लगे। शेन्यू ने मेरी तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी और धीमी आवाज में बोली, बताओ पहले के मुकाबले अब मैं कैसी हूँ? इम्प्रूवमेंट तो हुई है, पर कुछ ज्यादा नहीं। मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और कलाई घुमाई और नेक्स्ट राउंड के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। हम दोनों के बीच का ये 1-on-1 मैच सच में एकदम बवाल चल रहा था। चाहे वो डिफेंस हो या अटैक, दोनों ही एकदम टॉप लेवल के थे। आसपास खड़े बच्चे आंखें फाड़े हमें खेलते हुए देख रहे थे और सच्चाई तो ये थी कि मैंने अपने तगड़े फिजिकल स्ट्रक्चर और बॉडी का तो फायदा भी नहीं उठाया। मैं पूरी तरह से अपनी स्पीड और मूवमेंट से खेल रहा था, वरना अगर मैंने औकात दिखा दी होती तो शेन्यू के पास टिकने का कोई चांस ही नहीं बचता। क्लास के उन लड़कों ने कभी मेरे साथ बास्केटबॉल नहीं खेला था। उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि मैं बास्केटबॉल खेल भी सकता हूँ। और रही बात शेन्यू की, उसने तो उनके होश ही उड़ा दिए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक लड़की आखिर इतनी जबरदस्त बास्केटबॉल कैसे खेल सकती है। साइड में खड़े जी बॉक्सियाओं का तो ये सब देखकर गला ही सूख गया था। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था
कि शेन यू का ये रूप भी हो सकता है, उसकी ये स्पीड और ये खतरनाक मूवमेंट। अगर वो मेरे साथ खेलती तो पक्का मुझे बुरी तरह हराकर मिट्टी में मिला देती, उसने अपने मन में सोचा। भीड़ के पीछे खड़ा शियाओ चुशैंग टेंशन में अपने होठ चबा रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन के मारे अपने पैर जमीन पर पटक रहा था। उसने तो सोचा था कि वो बाई टिएंटियन के सामने कोर्ट पर अपना जलवा दिखाएगा, पर यहाँ तो पूरा का पूरा हीरो मैं बन गया था। हर बार जब मैं स्कोर करता, बाई टिएंटियन जोर जोर से मेरे लिए तालियां बजाती। वो पूरे फोकस और ध्यान के साथ मुझे खेलते हुए देख रही थी, जबकि बाकी लड़कों को खेलते हुए देखकर उसका रिएक्शन एकदम ठंडा और बोरिंग था। और उसे खुद भी तो अभी पता चला था कि मैं इतना अच्छा खेल लेता हूँ और मेरी बॉडी भी इतनी फिट और मस्त है। मैंने हल्के से खांसा। मेरे हाथ में बॉल थी, मेरी नजरें ठीक सामने टिकी हुई थी। मेरा और शेन यू का स्कोर एकदम नेक टू नेक बराबर चल रहा था, पर अब मैं इस गेम को थोड़ा पलटना चाहता था। कम से कम मुझे शेन यू से थोड़ा स्कोर तो आगे बढ़ाना ही था। अगर मैं इस वक्त अपने फिजिकल साइज और बॉडी पावर का फायदा ना उठाऊं तो गेम में सच में मेरे पास कोई और एडवांटेज नहीं बचा था, क्योंकि शेन यू का डिफेंस एकदम सॉलिड था। अगर ऐसी बात है तो फिर अगले ही सेकंड मैंने बॉल पकड़ी और पूरी ताकत से आगे बैकबोर्ड की तरफ दे मारी। जैसे ही शेन यू ने अपना सर बॉल की तरफ घुमाया, मैं अपनी जगह से गायब हो गया। मैं तेजी से आगे की तरफ भागा। इससे पहले कि शेन यू कुछ समझ पाती या रिएक्ट करती, मैंने हवा में एक जोर की जंप मारी। हवा में ही मैंने बॉल कैच की और उसी पल पूरी पावर और जोश के साथ मैंने एक भयंकर स्लम डंक मार दिया। बैंग! एक कान फाड़ने वाले धमाके की आवाज गूंज उठी। कांच के उस बैकबोर्ड पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ी और अगले ही सेकंड वो पूरा का पूरा टूटकर ब्लास्ट हो गया। कांच के टुकड़े जमीन पर चारों तरफ बारिश की तरह बिखर गए। मैं आराम से जमीन पर लैंड हुआ और पूरी तरह से ब्लैंक फेस बनाकर अपने सामने का ये बवाल नजारा देखने लगा। चारों तरफ खड़े लोगों के मुंह से चीख और हैरानी भरी आवाजें निकलने लगी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सब इतने शॉक में थे कि उनके जबड़े जमीन पर लटक गए। वहां खड़ी लड़कियों की तो डर के मारे चीख ही निकल गई थी। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को डंक मारकर पूरा बैकबोर्ड ऐसे तोड़ते हुए देखा था। शियाओ चुशैंग और जी बो शियाओ की आंखें जलन और जेलसी से लाल हो चुकी थी। वो वहां खड़े मुझे घूर रहे थे और अंदर ही अंदर बस यही सोच रहे थे कि काश वहां मेरी जगह वो होते। अगर उन्होंने ये बैकबोर्ड ऐसे तोड़ा होता तो इस इतने बड़े मैटर के लिए पूरे स्कूल में उनका नाम नोटिस बोर्ड पर छप जाता और उनका भौकाल बन जाता। जब शियाओ चुशैंग को याद आया कि थोड़ी देर पहले ही वो एक नॉर्मल सा डंक मारने में भी फेल हो गया था, तो उसे इतनी शर्म आई कि उसने सोचा जमीन फटे और वो उसमें घुस जाए। शेन यू चलकर मेरे पास आई। उसने अपने हाथों से मेरे कपड़ों पर गिरे कांच के टुकड़े साफ किए और एक हल्की सी हंसी के साथ बोली, तुम जीत गए। तुम्हें इस लेवल तक पुश कर देना ही मेरे लिए बहुत है। मैंने परेशानी से अपना सर पकड़ लिया और थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगा। मैंने सोचा था कि बाहर की भीड़ और इन सब लोगों से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर आज इतने सारे लोगों के देखने की वजह से मैं सच में कुछ ज्यादा ही हाइप और सीरियस मूड में आ गया था। ओ भाई, वो कितना हैंडसम लग रहा था ना। सच्ची में जब वो हवा में कूदा तो मैंने उसके एब्स साफ देखे। शाओ शाओ शू ने पूरे जोश और एक्साइटमेंट में अपने बगल में खड़ी यून वान का हाथ पकड़कर हिलाया। वो पूरी तरह से एक क्रेजी फैन गर्ल की तरह खुशी से उछल रही थी, लेकिन यून वान वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। उसकी नजरें अभी भी ठीक मेरे ऊपर टिकी हुई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थी। उसे लगता था कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसके दिमाग में मेरी जो पहले वाली इमेज थी कि मैं बात करने में एकदम बोरिंग हूँ, मेरा इमोशनल कोशेंट एकदम 0 है, मेरे नंबर्स और ग्रेड्स हमेशा क्लास में सबसे बेकार आते हैं, मैं एकदम चुपचाप और अकेला सा लड़का हूँ। पर अभी उसने जो देखा उसे ऐसा लगा जैसे वो सच में मुझे थोड़ा सा भी नहीं जानती थी। मैं इतनी अच्छी बास्केटबॉल खेल लेता हूँ, मेरा फिजिकल और स्पोर्ट्स रिएक्शन इतना टॉप लेवल का है और उन खुली स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़ों के नीचे मेरी बॉडी ऐसी बवाल है। और अब जब ठीक से ध्यान से देखा जाए तो मैं सच में दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम लगता हूँ। बाई टिएंटियन ने वहां खड़ी दूसरी आम लड़कियों की तरफ देखा। उन लड़कियों की आंखों में मेरे लिए एक साफ अट्रैक्शन और पसंद की फीलिंग दिख रही थी। ये सब देखकर बाई टिएंटियन को अचानक से एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कि उसके दिल के किसी कोने में एक डर और एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो गई हो। हमारी स्पोर्ट्स क्लास बस ऐसे ही खत्म हो गई। मैंने खुद टीचर्स के ऑफिस जाकर अपनी गलती मान ली। आखिर में स्कूल वालों ने मुझसे कोई फाइन नहीं मांगा, उन्होंने बस थोड़ी सी डांट लगाई और मुझे उस कोर्ट को ठीक से झाड़ू लगाकर साफ करने को बोल दिया। पर इस थोड़ी सी सजा के बावजूद पूरे स्कूल में मेरे नाम की चर्चा और भौकाल मच गया था, क्योंकि जब वहां ग्राउंड में भीड़ चिल्ला रही थी, उनकी आवाज इतनी तेज थी कि क्लास बिल्डिंग में बैठे बाकी बच्चों ने भी वो चीखें सुन ली थी। विंडो के पास बैठे सारे बच्चे आवाज सुनकर ग्राउंड की तरफ देखने लगे थे। उन्होंने वो बैकबोर्ड टूटने वाला पूरा सीन अपनी आंखों से लाइव देखा था और जब उन्होंने इधर उधर पूछताछ की
तो पूरे स्कूल को पता चल गया कि ये कांड फैंग युआन नाम के 3rd ईयर स्टूडेंट ने किया है। हमारी क्लास के बाकी लड़के तो जलन के मारे जल भुनकर राख हो चुके थे, पर फ्रैंकली बताऊं तो मुझे ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं लग रही थी, क्योंकि अब मेरी इमेज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुकी थी। मुझे क्लियरली फील हो रहा था कि अब लोग मुझे ज्यादा नोटिस करने लगे हैं और उनके देखने का नजरिया भी पहले से अलग हो चुका था, खास करके उन लड़कियों का नजरिया। जैसे ही मैं कॉरिडोर से उनके आगे से गुजरता, वो मेरी चेस्ट और मेरे एब्स वाली जगह को घूर घूर कर देखती थी। वो इतना घूरती थी कि मुझे अजीब और थोड़ा डर सा लगने लगा था। इसलिए अब मैंने अपनी औकात में रहते हुए स्कूल जैकेट की जिप ठीक ऊपर तक लगा ली थी, पूरा अपने गले तक पैक कर लिया था खुद को। ठीक उसी वक्त जी बॉक्सियाओ हल्की चाल चलते हुए मेरे पास आया और दबी हुई आवाज में बोला, वो आई एम सॉरी फैंग भाई, सुबह मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, तो प्लीज तुम उस बात को दिल पर मत लेना। सुबह उसे लगा था कि श्याओ चुशैंग ने उसे पकड़कर मेरी थोड़ी मदद की है, पर अब जब उसने मेरी पावर और वो गेम देख लिया था तो उसे सच्चाई समझ आ गई थी कि असल में श्याओ चुशैंग ने मेरी नहीं बल्कि उसकी ही जान बचाई थी। अगर सुबह उसने उसे नहीं रोका होता तो अब तक वो पक्का उस बैकबोर्ड की तरह 1000 टुकड़ों में टूट गया होता। मैंने अपना सर उठाकर उसे एक शांत नजर से देखा। जब मैंने देखा कि वो सही में सिंसियर होकर माफी मांग रहा है तो मैंने अपना सर ना में हिलाया और बोला, मैं वैसे भी ऐसी फालतू बातों को दिल पर नहीं लेता, टेंशन मत ले। देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था, पर पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि आज छुट्टी होने के बाद कोई ना कोई मेरा रास्ता जरूर रोकने वाला है। अब वो रास्ता रोकने वाले लड़के थे या लड़कियां, और वो आखिर मेरा रास्ता रोकेंगे ही क्यों? मुझे इन सब का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था, पर मेरा सिक्स सेंस कह रहा था कि ऐसा पक्का कुछ होने वाला है। इसीलिए जैसे ही बेल बजी मैंने जल्दी से अपना बैग पैक किया और बुलेट की स्पीड से क्लास से फरार हो गया। बाई तियानतियन ने जब मुझे अचानक इतनी स्पीड में क्लास से निकलते देखा, वो अचानक डर गई और पैनिक करने लगी। उसने भी जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाई, अपना बैग शोल्डर पर डाला और ठीक मेरे पीछे भागने के लिए तैयार हो गई। अरे तियानतियन, रुको थोड़ी देर, हम दोनों साथ में चलते हैं ना। यून वान ने जब बाई तियानतियन को इस तरह से भागते हुए और पैनिक में देखा तो उसने तुरंत आवाज देकर उसे दूर से ही रोक लिया। और वहां बाई तियानतियन के पास यून वान का वेट करने का टाइम कहा था, और अगर वो उसके साथ चली जाती तो उसका मेरे घर आने वाला सीक्रेट आसानी से सबके सामने एक्सपोज नहीं हो जाता। इसलिए बाई तियानतियन ने अपने कदम रोके और पीछे मुड़कर बस इतना बोला, नहीं, मुझे छुट्टी के बाद थोड़ा काम है, मैं पहले निकल रही हूँ। ये बोलकर वो सीधा क्लास से बाहर भाग गई। उसके ठीक पीछे श्याओ चुशेंग, जो उसके साथ आना चाहता था, उसे तो बाई तियानतियन का साया तक नजर नहीं आया। काम है, इतनी रात गए, भला क्या काम हो सकता है? यून वान को यह सब थोड़ा अजीब लगा। उसने ध्यान से सोचा तो उसे याद आया कि आज पूरे दिन बाई तियानतियन का एहसास और मूड कुछ अजीब सा ही था। वो थोड़ी बेचैन लग रही थी, जैसे उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी टेंशन चल रही हो। पर उसे पता था कि बाई तियानतियन के घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। पर इन सब के अलावा भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा सीक्रेट है जो वो किसी को बता नहीं सकती। बाई तियानतियन लगातार स्कूल के बाहर तक मेरा पीछा करते हुए आई। उसने मेरे घर की डायरेक्शन में पूरा रास्ता मेरा पीछा किया, तब जाकर उसे मैं दिखाई दिया। वो जल्दी से भागकर वहां आई और ठीक मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। मेरा वेट करो ना, तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? मैंने बुरी तरह से हाफती हुई बाई तियानतियन को देखा और हैरानी से पूछा, तुम्हें किस बात की जल्दी है? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरा घर कहाँ है पता नहीं है? आराम से चलकर आ जाती ना। वो मेरी ये बात सुनकर बाई तियानतियन को लगा कि हाँ, बात तो मेरी एकदम सही थी। उसने इस तरह मेरा पीछा किया, इससे तो और ज्यादा चांसेस थे कि कोई हमें साथ देख ले और हमारा सीक्रेट पकड़ा जाए। तो फिर मैं इतनी जल्दी भागकर आखिर आई क्यों? असल में उसके अंदर, उसके दिल में वो बस स्कूल छूटने का वेट कर रही थी, ताकि वो सबसे पहले मेरे साथ बिना किसी डर के ओपनली बात कर सके। इसीलिए उसने रति भर भी नहीं सोचा। जैसे ही उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ घर वापस जा सकती है, वो तुरंत मेरा पीछा करते हुए आ गई। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? बाई तियानतियन को याद आया कि आज सुबह मेरी बॉडी पर इतने सारे कांच के टुकड़े गिरे थे। उसे डर था कि कहीं मुझे कांच से कट न लग गया हो, इसीलिए उसने बहुत धीमी आवाज में ये पूछ लिया। नहीं, वो तो ठीक है। ओ हाँ, आज का सारा लंच मैंने पूरा खा लिया, वो बहुत टेस्टी था। ठीक है। मेरा इस तरह से एक एक वर्ड में छोटा सा जवाब देना बाई तियानतियन का मूड थोड़ा सैड कर गया। वो ना चाहते हुए भी सोचने लगी कि आज सुबह तो मैं और शेन यू एक दूसरे के साथ कितने नेचुरल वे में बात कर रहे थे, तो फिर मेरे साथ ऐसी छोटी और बोरिंग बातें क्यों? शेन यू के साथ बात करते टाइम उसके पास इतने सारे टॉपिक्स कहाँ से आ गए थे? क्या शेन यू उसके लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल है? वो इस सवाल के बारे में पूरे दिन से सोच रही थी। स्पोर्ट्स क्लास के टाइम पर भी यही हुआ था। मैंने बाकी लड़कों के साथ बास्केटबॉल नहीं खेला था, मैं वहां अकेला बैठकर बुक पढ़ रहा था। पर जैसे ही शेन यू चलकर मेरे पास आई, मैं ठीक उसके साथ खेलने निकल गया था। उसके अंदर के इस कंफ्यूजन ने उसे ये बात जोर से पूछने पर मजबूर कर दिया। मैं तुमसे एक चीज पूछूं? प्लीज गुस्सा मत होना। क्या तुम शेन यू को पसंद करते हो? मैंने हल्के से अपनी भवें सिकोड़ ली और पूछा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या उस बेवकूफ जी बॉक्सियाओ की वजह से जिसमें आज आवाज लगाई थी? नहीं,
वो इसीलिए क्योंकि मैंने तुम दोनों को बातें करते देखा था। तुम एकदम नेचुरल लग रहे थे, तुम दोनों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ था और तुम दोनों काफी क्लोज भी लग रहे थे। पर मेरे साथ तुम थोड़ा बाई तियन को ये सब बोलते हुए काफी शर्म आ रही थी। उसे खुद को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो जलन और जेलसी में आकर इस तरह की जेलस गर्लफ्रेंड वाली बातें कर रही है। पर अगर उसने आज इस बात को क्लियर नहीं किया तो ये चीज उसके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक फंसी रहेगी। मैंने अपना सर ना में हिलाया और उसे एक्सप्लेन किया, ये इसीलिए है क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानता। जब मैं किसी ऐसे इंसान के साथ होता हूँ जिसे मैं ठीक से जानता नहीं तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, पर शेन यू के साथ मैं काफी फेमिलियर हूँ। तो क्या तुम उसे पसंद करते हो? तुम्हारा इस पसंद से क्या मतलब है? दोस्तों के मामले में हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि वैसे भी मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं है। मेरा मतलब एक गर्लफ्रेंड और रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं। मेरा ये जवाब एकदम क्लियर और स्ट्रिक्ट था। मेरे अंदर रत्ती भर का भी डाउट या हेजिटेशन नहीं था। ये इतना ज्यादा क्लियर था कि बाई तियन को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या तुमने सच में एक बार भी इस बारे में कंसिडर नहीं किया? हाँ, पर मुझे लगा तुम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। उसकी ग्रेड्स और पढ़ाई बहुत टॉप क्लास है। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और तो और उसके स्पोर्ट्स रिफ्लेक्सेस भी इतने कमाल के हैं। मुझे तो वो किसी भी एंगल से यून वान से कम नहीं लगती। तुम्हें तो उसे पक्का पसंद करना चाहिए ना? क्या तुमने कभी नहीं सोचा उसके साथ रिलेशनशिप में आने का? मैंने दोबारा अपना सर ना में हिलाया और रिजेक्ट करते हुए बोला, नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे डैड मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि वो एथिकली और फैमिली रूल्स के खिलाफ होगा। अपनी ही कजन सिस्टर को डेट करना। ये सुनते ही बाई तियन के कदम अचानक वहीं रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से पूरी बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक डर और शौक साफ दिख रहा था। उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी ने उसे बहुत बड़ा झटका दे दिया हो। उसकी पूरी बॉडी किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सुन्न पड़ गई। वो इतनी हैरान थी जैसे उस पे बिजली आकर गिरी हो। कजिन सिस्टर? बाई तियन ने वापस दौड़कर मेरा पीछा किया। उसकी आंखें अभी भी फटी की फटी थी। उसने थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाते हुए पूछा, उसकी मॉम मेरी आंट है, मेरे डैड की कजिन सिस्टर। मैं और शेन यू बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। तुम भूल गई क्या? उसने फर्स्ट ईयर शुरू होने के कुछ दिन बाद ही हमारी क्लास में ट्रांसफर लिया था। स्टार्टिंग में हम दोनों एक क्लास में नहीं थे। वो बाद में जानबूझकर हमारी क्लास में शिफ्ट हुई थी। उसकी मॉम को डर था कि उसके उस ठंडे और शांत नेचर की वजह से वो कोई दोस्त नहीं बना पाएगी, कि उसे कोई बात करने के लिए भी नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने टीचर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की थी कि हम दोनों को एक साथ सेम डेस्क पर बैठा दें। वरना तुम्हें आखिर क्या लगता था कि हम आज तक एक साथ एक ही डेस्क पर बिना सीट चेंज किए कैसे बैठे हैं? मेरी इन सारी बातों ने बाई तियन के अंदर जैसे एक रोशनी सी जला दी। उसे सब कुछ क्लियर समझ आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी एक वर्ड ने उसे पूरे सपने से होश में ला दिया हो। तभी तो मैं और शेन यू एक दूसरे के इतने क्लोज दिखते हैं। बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं तो इनका रिलेशन ठीक कैसे नहीं होगा? बल्कि उसे तो अब लग रहा था कि हम दोनों ने थोड़ा लिमिट में ही बिहेव किया था स्कूल में। शायद ये हमारे नेचर की वजह से था। अब सोचने पर लगता है इन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा है। दोनों एक दूसरे के लेवल के बराबर भी हैं, फिर भी एक साथ डेट नहीं कर रहे थे। अगर इस पॉइंट को हटा दें कि इनको एक दूसरे में कोई खामी नजर आती है तो पक्का इसकी वजह ये फैमिली रिलेशन ही हो सकती थी। अब समझ आया कि उसके स्पोर्ट्स रिफ्लेक्सेस भी तुम्हारे जैसे हैं, दोनों के इतने जबरदस्त और ओपी। तो ये सारा कमाल तुम्हारी इस फैमिली डीएनए का ही था। बाई तियन ने अब जाकर एक गहरी चैन की सांस ली। उसके बात करने का स्टाइल वापस नॉर्मल हो गया। वो पहले से बहुत ज्यादा रिलैक्स और आराम में आ गई थी। तो अब तुम्हें ठीक से समझ आ गया ना कि आज आखिर क्या सीन चल रहा था? एक अचरा और बेवकूफ लड़का पूरी पब्लिक और क्लास के सामने जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं अपनी ही कजन सिस्टर को पसंद करता हूँ। शुक्र मनाओ कि मैंने अपना कंट्रोल और गुस्सा नहीं खोया। तो तुम गुस्से में नहीं थे उस वक्त? मुझे तो लग रहा था कि तुम किसी भी वक्त पूरी तरह से फट पड़ोगे और ब्लास्ट हो जाओगे। वो सच में बहुत डर लगने वाला मोमेंट था। नहीं, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे कचरा टाइप के लोगों के ऊपर गुस्सा करना भी वर्थ इट नहीं है। अगर मैं सच में गुस्से में होता ना तो मैं सीधा उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देता। बाई तियन ने अपने होठ दबा लिए और धीरे से हंसने लगी। मैंने घूमकर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम आखिर हंस क्यों रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा था। नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस अचानक तुमसे और थोड़ी पहचान सी महसूस होने लगी है। हमें आपस में बात करने को कितना कुछ मिल गया। मैं और बाई तियन हम दोनों एक साथ आराम से घर चल दिए। जैसे ही हमने घर का दरवाजा क्रॉस किया, बाई तियन के दिल में सच में एक अजीब सा एहसास होने लगा, एक अपनापन और एक सेफ्टी वाली फीलिंग। हालांकि वो इस घर में सिर्फ 2 दिन से रह रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ एक बहुत लंबे अरसे से रह रही हो। उसे फाइनली इस जगह पर अपने खुद के घर जैसी फीलिंग आना शुरू हो गई थी। शायद मेरे उसके साथ बिहेव करने के इस नॉर्मल तरीके ने उसे उसके पुराने घर और परिवार की याद दिला दी थी। घर आते ही मैं सीधा किचन में रात का खाना बनाने चला गया। वैसे तो नॉर्मली स्कूल में भी रात का खाना मिलता था,
पर हम दोनों ने ही वहां खाना नहीं खाया था। मुझे वैसे भी रोज रात को घर आकर अपना खाना खुद बनाकर खाने की आदत थी। बाय तियान तियान को सच में लग रहा था कि वो बहुत लकी है और उसकी किस्मत चमक गई है, क्योंकि उसे मेरे हाथ का बना खाना सच में बहुत ज्यादा पसंद आया था। ये बिल्कुल उसके टेस्ट के हिसाब से बनता था। जिस वक्त मैं खाना बना रहा था, बाय तियान तियान आगे बढ़कर घर की साफ सफाई में लग गई। हालांकि मेरा घर पहले से ही एकदम चमक रहा था और नीट था, फिर भी उसने जबरदस्ती अपने लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लिया। खाना बनने के बाद हम दोनों ने एक साथ बैठकर अपना खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। बाय तियान तियान बार बार कोई ना कोई नया टॉपिक निकालकर मुझसे बातें करने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा एक सख्त असूल था, खाते टाइम और सोते टाइम नो बकवास। मैं अपना खाना बहुत तेजी से और एकदम चुपचाप खा रहा था। मेरा ये एहसास और आदत देकर उसने मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। उसने भी जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाई और मेरे साथ ही अपना खाना फिनिश कर लिया। खाना खत्म होते ही वो दोबारा खुद से उठकर टेबल साफ करने और बर्तन धोने चली गई। मैंने आराम से अपनी जैकेट उतारी और बाथरूम के दरवाजे तक चला गया। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तो मैंने मुड़कर किचन में खड़ी बाय तियान तियान से पूछ लिया, तुम्हें नहाना है क्या? नहाना? बाय तियान तियान ने अपना सर किचन से बाहर निकाला। उसके दोनों गाल शर्म से अचानक हल्के लाल पड़ गए। उसने देखा कि मैं सिर्फ एक हाफ स्लीव टी शर्ट में बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ। मुझे नहीं नहाना, मैं पब्लिक वाले में बाहर जाकर नहा लूंगी। वो मेरे घर में इतने आराम से नहाने में काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसीलिए कल भी उसने बाहर जाकर ही नहाया था। जब मैं घर पर नहीं होता तब भी वो नहाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, तो ठीक मेरे आगे नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, पर तुम चाहो तो बाथरूम यूज कर सकती हो, दरवाजे में प्रॉपर लॉक लगा हुआ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने उसे वार्न किया और सीधा बाथरूम के अंदर चला गया। ओके। बाय तियान तियान की आवाज एकदम दबी हुई और छोटी सी थी। उसके पतले और गोरे कान पूरी तरह से लाल टमाटर हो चुके थे। अपना सारा काम निपटाने के बाद वो बाहर आई और सीधा डेस्क पर बैठ गई। उसने अपना पढ़ाई का सामान निकाला और स्टडी करने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में उसे बाथरूम से पानी गिरने की छरछर आवाज आने लगी। ये सोचते ही कि मैं इस वक्त उसके ठीक पीछे नहा रहा हुआ, उसके दिमाग में अपने आप मेरी मस्त बॉडी की इमेज घूमने लगी। वो परफेक्ट वी शेप और ब्रॉड शोल्डर्स वाली वो खतरनाक एब्स वाली बॉडी नहाते वक्त आखिर कैसी दिखती होगी। एक ही सेकंड में उसके दिमाग में कुछ ब्लर और बहुत ही वाइल्ड से सीन्स प्ले होने लगे। नहीं, बाय तियान तियान ने झटके से अपना सर हिलाया और उन सारे फालतू और ठरकी ख्यालों को दिमाग से झटक दिया। उसने खुद को डांटा कि वो आखिर ऐसी उल्टी सीधी चीजें सोच भी कैसे सकती है। हालांकि उसने जबरदस्ती अपना पूरा फोकस उस किताब पर लगाने की कोशिश की, पर जब तक उसे पूरी तरह होश आया तब तक बाथरूम से पानी गिरने की वो आवाज बंद हो चुकी थी। उसने तुरंत ऐसी एक्टिंग शुरू कर दी जैसे वो पूरे टाइम से बहुत डीप पढ़ाई कर रही हो। अपनी बुक को पूरे फोकस से घूरते हुए, हाथ में पेन पकड़े हुए वो एकदम सीरियस लग रही थी। अगले ही पल मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आ गया। मैंने अपनी पजामा और नाइट सूट पहनी हुई थी। मेरे बाल अभी भी गीले थे और मेरे सर पर एक टॉवल रखा हुआ था। क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को पूरी तरह ड्राई नहीं किया था, इसीलिए मेरी वो सिल्क नाइट सूट पानी की वजह से ठीक मेरे एब्स पर चिपक गई थी। मेरे वो 6 पैक एब्स उस गीली शर्ट में एकदम क्लियर और बवाल दिख रहे थे। हालांकि बाय तियान तियान पूरी जी जान लगाकर अपनी बुक पर फोकस कर रही थी, पर उसकी नजरें ना चाहते हुए भी खुद ब खुद घूमकर ठीक मेरी तरफ ही आ रही थी। गल्प। बाय तियान तियान की आंखें अचानक शौक से पूरी बड़ी हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आखिर अपने आप के साथ कर क्या रही है। क्या मैंने अभी सच में इसके एप्स देखकर थूक निकला? ये सच में हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं अंदर से ऐसी ही लड़की हूँ? बचपन से लेकर आज तक उसने कभी किसी लड़के को डेट नहीं किया था, और किसी लड़के को इस तरह से पसंद करने या अट्रैक्शन वाली फीलिंग आना तो दूर की बात थी। उसे हमेशा लगता था कि वो एक बोरिंग सी नर्ड है जिसका दिमाग सिर्फ किताबों में और पढ़ाई में घुसा रहता है। वो उन बेवकूफ बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं थी जो टीनेज आते ही रोमांस और इन प्यार के पंगे में पागल हो जाते हैं। पर अभी आखिर उसका दिल इस तरह से क्यों धड़क रहा था? उसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई से क्यों हट रही थी? मुझे बाय तियान तियान की इस चोरी छुपे घूरने वाली हालत का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था। मैंने उस पर एक कैजुअल नजर डाली और अपना हेयर ड्रायर ऑन करके आराम से बाल सुखाने लगा। बाय तियान तियान ने अपने दोनों हाथों से अपने गालों पर हल्के से थप्पड़ मारा। उसने खुद को ठंडा और शांत किया और जबरदस्ती खुद को किताब के पन्नों में फिर से डुबोने लगी। उसने सारे फालतू ख्यालों को ब्लॉक कर दिया और दुनिया के इन सब रोमांस वाले चक्कर से खुद को आजाद कर लिया। ब्ज़ ब्ज़। ठीक उसी वक्त उसने सुना कि टेबल पर रखा मेरा मोबाइल जोर से वाइब्रेट हुआ। उसने आदत के हिसाब से ऑटोमेटिकली आवाज की तरफ देखा और उसकी नजर ठीक मेरी स्क्रीन पर पड़ी, जहां स्क्रीन पर एक नया मैसेज पॉपअप हुआ था। यूनवान। बाय तियान तियान के दिल में एक जोर का झटका लगा। उसने ध्यान से देखा, वो मैसेज सच में यूनवान के नाम से था। वो आखिर उसे को मैसेज क्यों भेज रही है? वो तो उसे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग मानती थी ना। बाय तियान तियान के अंदर एक भयंकर क्यूरियोसिटी जाग उठी। उसने बस नाम देखा था कि मैसेज किसने भेजा है, पर नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो ठीक से नहीं पढ़ पाई। जब उसे एहसास हुआ कि ये मैसेज खुद यूनवान ने भेजा है
तो उसके अंदर की चुल और ज्यादा बढ़ गई। वो किसी भी हालत में पढ़ना चाहती थी कि उस मैसेज में आखिर लिखा क्या है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो किसी तरह बस एक बार मेरे मोबाइल की स्क्रीन टच करके उसे पढ़ना चाहती थी, पर अचानक उसका हाथ हवा में ही ठहर गया। उसे एहसास हुआ कि ये करना बिल्कुल गलत बात है। दूसरों की प्राइवेसी में इस तरह बिना बताए झांकना बिल्कुल सही नहीं है। और क्या पता उस मैसेज में कुछ प्राइवेट 18+ वाली बातें लिखी हो तो। उसने अब तक बस मेरे उस पुराने मोबाइल में चैट्स के स्क्रीनशॉट्स ही देखे थे जो 3rd ईयर शुरू होने से पहले के थे, पर उसे ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे इस नए मोबाइल में मैं और यून वान क्या चैट करते थे और हमारे बीच अभी क्या चल रहा था। बहुत देर तक स्ट्रगल और सोचने के बाद बाई टियन ने आखिर अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने खुद को समझाया कि वो इस तरह की चीज नहीं कर सकती। हालांकि उसकी जान निकल रही थी ये जानने के लिए कि यून वान ने मुझे आखिर क्या टेक्स्ट किया था। जब मैं बाल सुखाकर टेबल पर वापस आया तो मैंने अपनी प्रैक्टिस बुक निकाली और पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो गया। बाई टियन ने थोड़ी घबराहट और हिचकिचाती हुई आवाज में धीरे से कहा, वो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा मोबाइल बजा था। अच्छा। मैंने कैजुअली अपना मोबाइल उठाया, स्क्रीन ऑन की और ठीक उस मैसेज को पढ़ा। उस पॉपअप नोटिफिकेशन को देखते ही मेरी भवें हल्के से सिकुड़ गई। मैंने बस उसे 1 सेकंड के लिए देखा और मोबाइल वापस बंद करके ठीक टेबल पर रख दिया। मैंने उसे रत्ती भर का भी रिप्लाई नहीं किया। बाई टियन लगातार मेरे चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को ध्यान से देख रही थी। मेरा ये भाव ना देने वाला रिएक्शन देकर उसकी क्यूरियोसिटी आसमान फाड़कर और भी ऊपर चली गई। यून वान ने आखिर ऐसा क्या मैसेज भेजा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो पलटकर उसे प्रपोज कर रही है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसने पुराने मोबाइल में सारी चैट हिस्ट्री तो पढ़ ही ली थी और आज स्कूल में उसने यून वान का एटीट्यूड भी साफ देख लिया था। ये बात तो एकदम क्लियर थी कि यून वान किसी भी हाल में मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। ठीक उसी टाइम दूसरी तरफ यून वान के घर में वो अपने बेड पर पीठ के बल लेटी हुई थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल था और उसकी स्क्रीन पर वही चैट ओपन थी जिसमें उसने अभी अभी मुझे एक मैसेज सेंड किया था। क्या कर रहे हो? सिर्फ इन छोटे से 3 वर्ड्स को टाइप करके भेजने के लिए उसने बहुत ज्यादा टाइम तक हेजिटेशन फेस की थी और बड़ी हिम्मत जुटाई थी। अगर ये पहले का टाइम होता तो मेरा रिप्लाई बुलेट की स्पीड से आता और अगर गलती से मैं लेट भी हो जाता तो मैं लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखकर उसे लेट होने की रीजन एक्सप्लेन करता। पर अब आधा घंटा निकल चुका था और मेरी तरफ से एक डॉट तक का रिप्लाई नहीं था। इस वक्त वो दिल से दुआ कर रही थी कि काश चैट ऐप में रीड रिसीट का फंक्शन होता ताकि उसे कम से कम ये तो पता चल जाता कि मैंने उसका मैसेज देखा भी है या नहीं। क्या उसने सच में मैसेज नहीं देखा या फिर देखकर इग्नोर कर रहा है? यून वान ने कांपते हाथों से कीबोर्ड पर दोबारा टाइप करना शुरू किया। तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? उसका अंगूठा सेंड बटन के ठीक ऊपर था। वो उसे क्लिक करके भेज देना चाहती थी पर उसका अंगूठा उस बटन को दबा ही नहीं पाया। उसके अंदर एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रगल चल रहा था। कुछ सेकंड्स ऐसे ही ठहरने के बाद उसने बैकस्पेस दबाकर वो सारे वर्ड्स डिलीट कर दिए। उसने गुस्से में मोबाइल लॉक करके साइड फेंक दिया और बेड पर स्ट्रेट लेटकर अपनी दोनों बाजुओं से अपनी आंखों को ढक लिया। बाहर में जाए सब, ठीक पहले की तरह रहने में आखिर क्या बुराई थी? अचानक इतना सब कुछ बदलने की जरूरत ही क्या थी? आधी रात को मैं और हमारी क्लास की मॉनिटर बाई तियन दोनों एक ही रूम में थे। अंधेरे में अचानक उसने बहुत ही दबी हुई आवाज में मुझसे पूछा, शनियुए के बारे में क्या उसके सच में ज्यादा दोस्त नहीं है? मैंने सिर्फ बोलकर जवाब दिया। मेरा उसके बारे में और कुछ बोलने का मूड नहीं था, पर किसने सोचा था कि उसके तुरंत बाद उसने एक और सवाल कर दिया, तो अगर मैं उससे बात करूंगी तो क्या वो मुझसे बात करेगी? मेरी दिमाग की घंटियां अचानक से बज उठी। मैं एकदम अलर्ट हो गया। इसीलिए मैंने सीधा सीधा उसे बता दिया, करेगी तो सही, पर मैं तुम्हें यही वार्निंग दूंगा कि उससे दोस्ती करने की कोशिश मत करना। जैसा मैंने सोचा था, मेरी ये बात सुनकर बाई तियन बुरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसका चेहरा क्वेश्चन मार्क से भर चुका था। क्यों भला? मैं बहुत देर तक चुप रहा, तब जाकर आखिरकार मैंने अपनी जुबान खोली। मुझे इस बात का डर है कि अगर तुम उसके साथ ज्यादा टाइम रहोगी ना तो तुम्हारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बुरी तरह टूट जाएगा। अब तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। उसने जिद पकड़ ली कि आखिर मेरी इन बातों का एग्जैक्ट मतलब क्या है। मैंने वापस करवट ली और पलट गया। मेरा कुछ भी और बोलने का मन नहीं था। उसकी ऐसी टाइप की इंसान है जिसे दोस्तों की जरूरत ही नहीं होती। पर मैं जितना इस बात को टाल रहा था, उसकी क्यूरियोसिटी और जानने की चुल उतनी ही बढ़ती जा रही थी। और अगले ही सेकंड आखिर क्या हुआ, उसने सीधा बेड पर अपनी एल्बो रखी और उठकर थोड़ी आगे हुई और पूरी सीरियस नजर से मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हें मुझे ये बताना ही होगा। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं तो उसे अपना दोस्त बनाकर ही रहूंगी। अरे भाई, उसका ये पूरा सीरियस वाला जुनून देकर तो उल्टा मैं ही हैरान रह गया। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हुआ और सोचा। लग रहा था कि अब बिना ठीक से समझाए ये बात यही खत्म नहीं होने वाली थी। तो
मैंने झटके से उठकर सीधा बैठ गया। क्लिक। एक ही झटके में मैंने रूम की लाइट चालू कर दी। ठीक है। बाई तियन तियन की उस हैरानी भरी नजरों के ठीक सामने मैंने अपने टेबल पर पड़ी चीजों के ढेर में कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। वो भी क्यूरियोसिटी से बेड पर उठकर ठीक से बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। कुछ ही सेकंड्स के बाद मैंने उस ढेर से निकालकर एक फोटो ली और सीधा उसे बाई तियन तियन के हाथ में पकड़ा दिया। बाई तियन तियन ने फोटो देखी। उस फोटो में एक छोटी सी अनजान लड़की थी। बाई तियन तियन लगातार उस फोटो को घूरे जा रही थी और उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक और सुन्न हो चुका था, क्योंकि फोटो में वो छोटी बच्ची कोई 8 या 9 साल की होगी। उसके बाल इतने लंबे थे कि उसकी कमर तक पहुंच रहे थे और वो बहुत ही खुशी से एकदम चमकती हुई हंसी हंस रही थी। पर उसने अपने बाएं हाथ में न जाने कितने सारे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स पकड़े हुए थे और उसके राइट हाथ में ठीक एक शाइनी ट्रॉफी ऊपर उठी हुई थी। ये क्या शन्यू है? तुम सच में मजाक तो नहीं कर रहे? उसकी आंखों और बातों से विश्वास का तो नामो निशान मिट चुका था। आखिरकार आज की शन्यू में और उस छोटी बच्ची में जमीन आसमान का डिफरेंस था। एक बिल्कुल खुश, बबली और चमकती हुई धूप जैसी छोटी बच्ची थी और दूसरी एकदम आइस कोल्ड, ठीक ठीक बात करने वाली ठंडी बर्फ की पहाड़ी थी। मैंने उसे देखते हुए मैं अपना सर हिलाया। एकदम सच है। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक और लंबा बॉम्ब फोड़ दिया। वो उन टिपिकल बच्चों जैसी है जिनका एग्जाम्पल हमेशा शर्मा जी का लड़का लड़की बोलकर दिया जाता है। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मेरी लाइफ में मैंने शन्यू से ज्यादा अजीब दिमाग वाला और इंटेलिजेंट इंसान आज तक नहीं देखा। नंबर 1, आर्ट्स, म्यूजिक, पढ़ाई, किसी भी चीज में उसको बीट नहीं किया जा सकता। उसको कुछ भी सिखा दो, वो सिर्फ एक बार में सीख जाती है। किसी भी कंपटीशन में वो आराम से बिना पसीना बहाए फर्स्ट पोजीशन निकाल लेती है। मैंने बाई तियन तियन को देखा और फिर सीधा उसे स्ट्राइक किया। तुम पूरे ग्रेड में टॉप 5 रैंक्स में आती हो ना? अगर वो सिर्फ गेम खेलना छोड़ दे और 1 महीने तक पूरे ध्यान से पढ़ ले, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि वो तुम्हें पीछे छोड़ देगी। सच में? उसका जबड़ा लगभग जमीन पर लटक चुका था। ऊपर से लग रहा था कि उसे मेरे इन हैवी इंफॉर्मेशन वाले फैक्ट्स ने शॉक में डाल दिया है। लेकिन तभी मेरा टोन अचानक एकदम पलट गया। पर बचपन में मुझे उससे सबसे ज्यादा चिढ़ और नफरत होती थी, क्योंकि मैं उसके आगे किसी भी एक आखिरी चीज में भी नहीं टिकता था और ना ही उसने मुझे कभी एक बड़े भाई वाली रिस्पेक्ट दी थी। उसकी अकड़ और ईगो आसमान छूती थी। और एक दिन आखिरकार मुझे एक चांस मिल ही गया। मैंने उसे बास्केटबॉल खेलने का चैलेंज दिया। लड़के और लड़कियों में नेचुरल फिजिकल स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस होता है, मैंने उसका पूरा फायदा उठाया और उस दिन मैंने पहली बार उसे हरा ही दिया। उसी वक्त वो बुरी तरह रोई थी और मैं वहां खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। मुझे अपनी लाइफ में कभी इतनी खुशी नहीं मिली थी। उस गेम का नतीजा ये निकला कि वो इस हारने वाली बेइज्जती से अंदर तक टूट गई और ठीक घर वापस जाते ही उसने सीधा अपने पूरे लंबे बालों को कटवा दिया, और सिर्फ इसीलिए ताकि वो आगे से स्पोर्ट्स और फिजिकल गेम्स में मुझे हरा सके। तब मुझे रियलाइज हो गया था कि अगर मुझे इसे बीट करना है तो मुझे मेरी उन स्किल्स का ही यूज करना होगा जिसमें वो किसी हाल में मेरा सामना नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने उसे वीडियो गेम सिखाना और खेलना शुरू करवाया, क्योंकि गेम खेलने में कोई नेचुरल टैलेंट की जरूरत नहीं होती। गेमिंग की दुनिया में वो मेरे आसपास भी नहीं भटक सकती थी। सिर्फ मुझसे जीतने के लिए वो पागलों की तरह गेम खेलती रहती और टाइम के साथ साथ उसकी वो ओवर प्राउड और अकड़ अपने आप खत्म होने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता उसने आखिर में मुझे अपना सबसे इकलौता और सच्चा राइवल मान ही लिया। उसके बाद मैंने उसे और आगे कुछ ज्यादा बताना जरूरी नहीं समझा और सीधा दूसरी फोटो निकालकर बाई तियन तियन की तरफ फेंक दी। ये फोटो कुछ साल पहले मेरे बर्थडे की थी। उस फोटो में मैं अपनी आंखें बंद करके ठीक बर्थडे केक के सामने कैंडल ब्लो करने के लिए विशेस मांग रहा था और ठीक मेरी साइड में शन्यू खड़ी थी। उसने मेरी बर्थडे वाली टोपी पहनी हुई थी और छुपकर साइड से मेरे ही बर्थडे केक को उंगली से निकालकर टेस्ट कर रही थी। उस फोटो को देखने के बाद बाई तियन तियन की आंखों में अचानक एक बहुत बड़ी जेलसी और जलन साफ साफ दिखने लगी। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि तुम दोनों का जो रिलेशन है ना, वो किसी सगी भाई बहन से भी ज्यादा सॉलिड है। मैंने वो फोटो उसके हाथ से वापस ले ली और ठीक अपनी कैजुअल आवाज में बोला, शायद वैसे भी मैं और वो आज तक कभी आपस में नहीं लड़े। मैंने उन फोटोज को वापस उनकी जगह पर ठीक से रख दिया और घूमकर बाई तियन तियन को घूरते हुए उसे एक फाइनल एडवाइस दी। तो अब तुम्हें समझ आ गया ना कि शेन यूए जैसे मास्टरमाइंड इंसान के साथ टाइम बिताना कितना थकाऊ होता है। उसे दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर बाई तियन तियन के चेहरे पर एक जिद्दी सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें पूरी डिटर्मिनेशन से चमक रही थीं। नहीं, अब तो मेरा उसे अपना दोस्त बनाने का और भी ज्यादा मन कर रहा है। जब मैं ऐसे टॉपर और एक्सीलेंट इंसान के साथ रहूंगी तभी तो मेरा खुद का स्टैंडर्ड और लेवल आगे बढ़ेगा। पर मुझे इस बात का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि ठीक इसी वक्त, इसी सेकंड यूनवान सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से
पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। कल उसने मेरे उस एक मैसेज का रिप्लाई पूरे 2 घंटे तक वेट किया था, पर आखिर में नतीजा क्या निकला? एक सिंगल डॉट का रिप्लाई नहीं आया था। वो पक्का उस मैसेज को देख चुका है और वो जानबूझकर मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। मेरा गुस्से से इतना बुरा हाल हो रहा है कि मन कर रहा है सीधा उसके मुंह पर जाकर उससे सवाल करूं। पर अगले ही मोमेंट उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या फेंग युआन सच में अब हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहा है और मुझे छोड़ रहा है? अगर ये पहले की बात होती तो मेरा एक टेक्स्ट देकर वो खुशी से पागल हो जाता, पर अब मेरा दिल आखिर अंदर से इतना बेचैन और भारी क्यों महसूस कर रहा है? मैं तो उसे पसंद भी नहीं करती ना, तो फिर ये अचानक हो क्या रहा है? ये सवाल पूरी रात यून वान के दिमाग को खा रहा था और उसे जीने नहीं दे रहा था। अगली सुबह यून वान थकान और नींद में जम्हाई लेते हुए रास्ते पर चल रही थी। उसके दिमाग में अचानक एक पागलपन वाला वाइल्ड सा ख्याल आया। वो दिल से चाह रही थी कि काश फेंग युआन अचानक उसके पीछे आ जाए और उसे आवाज लगाकर रोके, चाहे वो बस थोड़ी देर ऐसे ही कैजुअल बातें क्यों ना कर ले। पर उसके बाद उसने खुद पर ही एक मजाक वाली हंसी हंसी ये आखिर हो भी कैसे सकता है भला? पर अगले ही सेकंड एक जानी पहचानी फिगर उसके बगल से चलकर आगे निकली। वो सच में मैं ही था। उसने बिना सोचे रिफ्लेक्स में सीधा मेरा नाम जोर से पुकार लिया, फेंग युआन। मैंने पीछे मुड़कर देखा और एकदम ठंडी और इग्नोर करने वाली नजर से उसे घूरा। उसके बाद मैंने उसके पीछे की तरफ एक नजर डाली और फिर बिना एक सिंगल वर्ड बोले मैं वहां से आगे चल दिया। यून वान वहीं की वहीं मूर्ति की तरह जमकर खड़ी रह गई। उसे होश ही नहीं आया था कि ये क्या हो गया, जब तभी उसके बगल में अचानक एक और बच्चा आ गया। गुड मॉर्निंग,